हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, यस, हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। करीब करीब 2 हफ्ते बाद वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए पिछले 2 हफ्ते में। बट हमने सोचा कि अभी जब नया वीडियो हम लेके आ रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत की जाए एच डी एफ सी बैंक से। सो एच डी एफ सी बैंक न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक है। एंड आपने देखा रहेगा कि हम ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले स्टॉक्स को कवर नहीं करते हैं। बट इस बार हम एच डी एफ सी बैंक को कवर करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो हम सबको पता है कि इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है हमें पिछले 2 हफ्ते में या पिछले एक आध महीने में करीब करीब 15% की गिरावट हुई है इसमें। लेकिन एग्जैक्टली रीज़न क्या है? क्या इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग नहीं है इसके लिए गिरावट हो रही है, या जो एच डी एफ सी बैंक का मर्जर होना था उसके रिलेटेड कोई कंसर्न्स है, या तो न्यूज़ में हमें बहुत देखने को मिल रहा है कि इन्होंने लॉस रिपोर्ट किए हैं उसकी वजह से इसमें गिरावट हो रही है। तो यही सब चीज़ें हम आज के वीडियो में एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक में अगर हमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो कौन सी लेवल्स पे एंट्री लेना ठीक रहेगा, और क्या टारगेट होने वाला है हमारा एच डी एफ सी बैंक के लिए आने वाले समय में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके टेक्निकल लेवल और इसके जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स है उसको देख लेते हैं। तो टेक्निकल लेवल पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये करीब करीब 1440 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। इसके अगर हाई ऑल टाइम हाई की बात करने जाए तो ये 1750 तक जा चुका है। एंड कोविड टाइम में ये 1000 रुपये के भी नीचे आया था, 800 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। अगर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो आप देख सकते हो 1757 इसका 52 वीक हाई है। यही इसका हम बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई भी है। और अगर 52 वीक लो की बात करें तो 1380 इसका लो है 52 वीक में। आप देख सकते हो कि 52 वीक लो से थोड़ा हायर साइड पे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये और भी नीचे गया हुआ हमें देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में। एंड अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे ना तो हमें डब्ल्यू दिख रहा है, ना तो हमें यहाँ पे हायर हाइज हायर लो वाला पैटर्न भी दिख रहा है। ये एक स्टडी स्टेट वाला स्टॉक है जिसमें हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ देखने को मिला है। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो करीब करीब 16 का है, तो पी रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। स्टॉक कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा है और डिविडेंड यील्ड इसका 1.32 का है। अगर इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हो दिसंबर 2023 के इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो रेवेन्यू में इसकी अच्छे खासी जंप हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 121% का आपको जंप दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 35.9% जंप हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि हमें पता है कि एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक का मर्जर भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स हमें इंक्रीज दिख रहे हैं, क्या ये मर्जर की वजह से है? ये चीज़ भी हमें एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली जो एच डी एफ सी बैंक के लेवल पे स्केल पे ऑपरेट कर रही है, 121% का अगर जंप रिपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 36% का अगर इसमें नेट इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो फिर इतना सब कुछ अच्छा होते हुए इसके स्टॉक प्राइसेस क्यों गिर रही है? तो यही हमें एनालाइज करना है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले इसके रेवेन्यूज़ को देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसके रेवेन्यूज़ में अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है 2019 से लेके 2023 तक। आप देख सकते हो करीब-करीब 65% का इंक्रीज़ हुआ है इसके रेवेन्यू में। 2022 के कंपैरिज़न में एक अच्छा खासा इंक्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो अगेन सेम थिंग, 2019 के कंपैरिज़न में अगर 2023 देखें तो पिछले 5 साल में इसका नेट प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है। अगर 2022 से भी इसे कंपेयर करें तो भी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। तो देखना ये है कि क्या ठीक नहीं हो रहा है एच डी एफ सी बैंक में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल में देखते हैं। तो आप अगर पिछले 5 क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो 45,000 करोड़ के आसपास इसका इंटरेस्ट इनकम हुआ करता था, जो बैंकिंग सेक्टर में प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहता है। वो दिसंबर 2023 आते-आते ऑलमोस्ट 78,000 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 45 से 78 तो एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9,000 करोड़ से 37,000 करोड़ हुआ है। टोटल इनकम इसका 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है,
लेकिन अगर प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 12,735 करोड़ से ये बढ़ के 17,700 करोड़ तक हमें दिसंबर 2023 में दिख रहा है। तो आप देख सकते हो एक स्टडी स्टेट वाला स्टॉक है ये। बीच में इसका मर्जर भी हो रहा था एचडीएफसी के साथ, तो हमें उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल्स में दिखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि इसका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ रहा है, इसके अदर इनकम्स बढ़ रहे हैं, इसका प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बैंकिंग सेक्टर में हम हमेशा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी देखते हैं, एनपीए जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो एनपी है, ग्रॉस एनपी है, ये 18,000 करोड़ का था। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 1.23 था इसके नेट प्रॉफिट के। एंड 2023 दिसंबर आते आते ये ग्रॉस एनपीए बढ़ के 31,000 करोड़ हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं परसेंटेज में हमें एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एनपीए कंट्रोल में आते हुए भी दिख रहा है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो 5,024 करोड़ था ये दिसंबर 2022 में, वो दिसंबर 2023 आते आते 7,664 करोड़ हो गया है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.33 से ये 0.31 तक हमें ड्रॉप दिख रहा है। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड लेकिन अगर उसके पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हल्का सा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो एक माइनर 0.1% का फ्लक्चुएशन वगैरह हम समझ सकते हैं। ऑब्वियसली इनका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, इनकी लेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हल्का सा फ्लक्चुएशन तो हमें समझ में आता है। एंड हम उसे यहाँ पे कंसर्न मान के नहीं चलेंगे। तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमें देखनी है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहीं पे आके एचडीएफसी बैंक की सारी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो अभी करंटली होल्डिंग है उसमें एफआईआई का होल्डिंग 52% है। एंड जो डीआईआईज है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, उनका होल्डिंग करीब करीब 30% है। एंड जो शेयर्स पब्लिक के पास है वो करीब करीब 17% है। तो इसमें यहाँ पे अभी कोई भी प्रमोटर नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रोमोटर आप देख सकते हो 25% के आसपास थे जून 2023 के क्वार्टर में, वो अभी नहीं है कंपनी में। तो दोनों भी अब प्रोमोटर ज़ीरो हो चुके हैं। एंड अगर प्रोमोटर ज़ीरो है तो ये सारा शेयर होल्डिंग गया कहाँ पे है? तो यही देखने के लिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हो आज हम कुछ नया डेटा आपके पास लेके आए हैं। तो जैसा स्टॉक है उस हिसाब से हमें एनालाइज करना पड़ता है, उस हिसाब से हमें कुछ एडिशनल डेटा पॉइंट्स भी आप तक लाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग ज़ीरो बन गई है इसमें सितंबर 2023 के क्वार्टर में। आप साथ ही साथ उसके राइट साइड पे देख सकते हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग 33% से बढ़ के 52% हो चुकी है। साथ ही साथ अगर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं आप देख सकते हो कि उनकी भी होल्डिंग 27% से बढ़ के 30.66 एंड देन अगेन 30.8% हो चुकी है। एंड जो पब्लिक की होल्डिंग है वो भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होते हुए दिख रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है, तो प्रोमोटर तो निकल गए लेकिन उनका शेयर होल्डिंग चला गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। एंड कुछ हद तक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाद। पब्लिक का होल्डिंग भी हल्का सा कम हुआ है और वो ट्रांसफ़र हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हमें इसमें से हम क्या समझ सकते हैं? तो किसी भी कंपनी में प्रमोटर का ना होना एक कंसर्न रहता है, तो वो एचडीएफसी बैंक पर भी अप्लाई है। एंड यहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल ना के बराबर होना डेफिनेटली हम एक कंसर्न मान के चलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इसमें पैसा लगाते जा रहे हैं, और अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ इसमें रिटर्न की उम्मीद है, इसीलिए वो पैसा लगा रहे हैं। तो लॉन्गर रन में हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो एंट्री लेके बैठे हैं सितंबर 2023 के क्वार्टर से, वो किसी ना किसी रिटर्न के लिए ही लेके बैठे हैं, तो हमें वो रिटर्न आने वाले समय में डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप देख सकते हो कि प्रोमोटर के निकलने के बाद उन्होंने भी अपना स्टेक कंपनी में बढ़ाया हुआ है एंड वो अपने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक में सच में कुछ बहुत बड़ा इश्यू चल रहा होता तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्या ये चीज़ हमारे हमसे पहले पता नहीं चलती? तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स रहते हैं, उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है। रिटेल इन्वेस्टर से बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो अगर इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बने हुए हैं तो डेफिनेटली हम इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। एंड आगे जाके हम इसके टेक्निकल लेवल्स को भी देखते हैं।
तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हो तो अभी ये करीब-करीब 15% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एक अच्छी खासी बाइंग इसमें बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा स्टॉक में फर्दर गिरावट के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो में ये स्टॉक कवर कर लिया तो आप जाके अपना सारा पैसा इस स्टॉक में लगा दोगे और आप उम्मीद करोगे कि ये स्टॉक वहाँ से भागना चालू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इसमें अगर एंट्री लेने जा रहे हो तो हो ये भी सकता है कि आपको नेक्स्ट डे इसमें प्राइसेस गिरते हुए दिखाई दें, तो हमें कहीं न कहीं अपनी खुद की रिस्क स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें तो जो इसका प्रीवियस आया था 1757 का, हमें हमारे लिए एक फर्स्ट टारगेट वही रहेगा। तो ये स्टॉक रिवर्जन जब करना चालू कर दे तो हमें कहीं न कहीं इसका जो फर्स्ट टारगेट है, वो हम अगर 1750 ना भी लें तो एक 1580 का टारगेट दिखेगा। 1580 के लेवल को ये सस्टेन करती है तो ये सीधा 1750 के लेवल को क्रॉस करके आगे जाती हुई हमें दिखाई देगी। और 17 से 50 के लेवल को भी ये अगर सस्टेन करके निकल जाता है तो ये हमें 1800 क्रॉस करके 2100-2200 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन जो करंट इसकी प्राइस है 1440 की 1444 की, इस पे क्या बाइंग करना सही रहेगा? ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है। ऐसा है कि इसमें हम फ्रेश एंट्री लेने का सोच सकते हैं, लेकिन स्मॉल-स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय करना सही रहेगा। बल्क में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना है एचडीएफसी बैंक में। प्रमोटर का ना होना डेफ़िनेटली हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हमें इसमें बल्क बाइंग नहीं करना है। लेकिन आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसमें एंट्री ले सकते हो। अगर स्टॉक गिर जाता है तो हम इसे एवरेज आउट करके थोड़ा बहुत एडिशनल इन्वेस्ट करने का भी सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक डेफ़िनेटली एक प्रॉमिसिंग स्टॉक है, लेकिन ये उन स्टॉक में से नहीं है जो आपको विंडफॉल की तरह गेन दे दे, जो आपको 10 गुना, 20 गुना, 15 गुना पैसे बना के दे दे शॉर्ट टर्म में। उन स्टॉक की कैटेगरी वाला ये स्टॉक डेफ़िनेटली नहीं है। लेकिन एक स्टडी रिटर्न लेने के लिए आप एचडीएफसी बैंक को कंसिडर कर सकते हो। स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें लेना है, एवरेज आउट कब करना रहता है। तो फ्रेंड्स, हमारी एडवाइस है सिंपल कि जब तक प्राइसेस 15 या 20 तक का ड्रॉप नहीं हो जाते हैं फ्रॉम आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है, तब तक आपको एवरेज आउट नहीं करना रहता है, तब तक आपको सिर्फ बने रहना रहता है स्टॉक में। अगर उससे नीचे गिर जाते हैं प्राइस और स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसके प्रोडक्ट ऑफरिंग अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली एवरेज आउट करने के बारे में सोच सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। आपके कमेंट्स हमें आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं आते। तो यस, हम इस पे डेफिनेटली काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लेके आने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है एचडीएफसी के बारे में। थैंक यू।